हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चैप्टर लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और ये टेस्ट पेपर जैसा कि टेस्ट में दिया भी गया था, तो उसका एक तरीके से सॉल्यूशन भी है ये, तो वहाँ से मैच कर सकते हैं कि किसका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। तो 30 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक के, उनके जो एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आने हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चन की वैरायटी इसके अंदर है। तो अगर आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर डिक्रीजेज इफ़ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि रजिस्टिविटी को, जो हमारे मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उसको टेम्परेचर के साथ हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एक तरीके से, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला m अपॉन में NE² टाउ यहाँ पर होता है, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और n ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और टो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, वो एक तरीके से रिलैक्सेशन टाइम पर यहाँ पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज होगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो ये है रिलैक्सेशन टाइम, तो टेम्परेचर के साथ ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन्स के बीच में जो कोलिजन का समय है वो ये है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का समय है ये, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, तो कोलिजन का समय भी एक तरीके से घट जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये एक तरीके से कोलिजन का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसी हिसाब से जब रजिस्टिविटी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी भी वहाँ से एक तरीके से डिक्रीज हो जाती है। तो इसका ये पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होता है, ए आंसर यहाँ पर इसका होगा ये। तो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे जैसे किसी भी कंडक्टिंग वायर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो देखते हैं कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका भी आंसर ए ही होगा यहाँ पर, तो ए आंसर इसका है। साथ ही हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल की जो हॉर्स पावर यूनिट होती है, और इसके अंदर जो हॉर्स पावर की यूनिट होगी तो उसकी जो वैल्यू होती है वाट के अंदर, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वलेंट होता है। तो इसका सी पार्ट सही था यहाँ पर, ये वाला इसमें ये लगाना था। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर जो आता है वो ये है कि विच वन ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम जानते हैं कि जो V अपॉन आई इजिकल टू होता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, और अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये कर्व थोड़ा शो कर रहा है, ये भी कर्व शो कर रहा है, ये भी कर्व इसमें आ रहा है, तो लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला ग्राफ इसके अंदर होता है, तो इसलिए इसका बी आंसर होगा। तो जो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये इसका एक तरीके से आंसर यहाँ पर होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। वही कंडक्टिंग वायर है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, और रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं कि ये रजिस्टिविटी और जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो उसकी लंबाई है उसके पदों में ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें से पहचानना है। तो जो पहली बात तो ये जो स्क्वायर दे रखे हैं ये फॉर्मूले में होते नहीं है, तो ये दो बी और सी तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अब पहचानते हैं कि ये होगा या ये होगा, तो इसमें ए ऊपर है, इसमें ए नीचे है, तो जो रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से उसकी यूनिट ओम होती है, और जो रजिस्टिविटी होती है उसकी ओम मीटर होती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो रजिस्टिविटी की ओम मीटर इस वाले फॉर्मूले से निकल के आएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है डी इसका, तो ये सही है यहाँ पर ये।
तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर सही होगा। और इसके बाद जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 6 क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्रेशन फॉर द रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर इज गिवन बाई। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास के टर्म में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में और इलेक्ट्रॉन चार्ज के टर्म में और यहाँ पर ये रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में जो एक्सप्रेशन सही होता है वो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा सही वो एक तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर सही है, ये वाला रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल के आता है, ये सही यहाँ पर ये है। इसके बाद 7 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है 7 क्वेश्चन है कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर आर ब्राउन, ग्रीन एंड गोल्ड, देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी। जो कलर कोडिंग हमने वहाँ पर समझी थी तो उसमें यह था कि BB, रॉय और ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, कुछ इस तरह से था। तो इसके लिए जो पहली डिजिट होती है, जो पहला कलर जो होता है ये वाला, ये फर्स्ट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर देता है और जो ये वाला है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देता है और जो गोल्ड या तीसरा वाला जो कलर है वो एक तरीके से मल्टीप्लायर देता है। तो 10 की पावर में कितना आएगा। तो देखते हैं कि जो ब्राउन है वो जो है ये BB रॉय, ब्राउन जो है एक तरीके से यहाँ पर ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो ब्राउन कलर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है तो उसकी वजह से इसका 1 पहली सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। तो 1 तो पहले में आएगा जैसे कि तीनों में आ रहा है, तो अभी हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो ये ग्रीन है और ग्रीन के लिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो 5 निकल के आता है तो यहाँ भी 5 ठीक है, तीनों में 5 है, अभी भी हम आंसर नहीं पहचान सकते। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक गोल्ड है जो मल्टीप्लायर है, तो गोल्ड के लिए जो मल्टीप्लायर होता है वो 10 की पावर -1 होता है। तो गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो ए आंसर इसका सही है। 15 × 10 की पावर -1 ओम इसका रेजिस्टेंस यहाँ से हो जाता है। ये कलर कोडिंग के हिसाब से हम इसको यहाँ से पहचान लेते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 8वां। द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट्स एट। तो जैसे कि हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा भी है कि जब हम किसी मटेरियल को बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी अचानक से यहाँ से अगर ये रजिस्टिविटी अचानक से 0 हो जाती है, तो इसी को सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना हम कहते हैं। तो ये बहुत कम टेम्परेचर का फिनोमिना होता है, वास्तव में लो टेम्परेचर फिनोमिना होता है। तो सी आंसर इसका होगा, इट इज़ ए वेरी लो टेम्परेचर फिनोमिना। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर परफेक्टली। हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कि हमने मेजनर इफेक्ट वहाँ पर पढ़ा था। तो मेजनर इफेक्ट क्या था कि जब किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है, बाहर की तरफ को चली जाती है। तो ये इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकती हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और ऐसे केस में ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल के केस में यहाँ पर होता है। तो जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैं दे आर परफेक्टली डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका बी पार्ट यहाँ पर इसका सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया हुआ कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो किरचॉफ का पहला नियम है, जब हम कहते हैं कि जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि आने वाली करंट का योग और या हम कहें कि जाने वाली करंट का योग जो होता है वो बराबर होता है। तो ये एक तरीके से करंट है, ये करंट हम कहते हैं कि ये Q/T ये चार्ज से संबंधित है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताती है एक तरीके से, जो इसका सी आंसर यहाँ पर ये है। तो किरचॉफ का पहला जो नियम है दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसके ये यहाँ पर इस पर बेस्ड है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। साथ ही 11 क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको हम क्या कहते हैं, क्या करंट लॉ बोलेंगे, क्या वोल्टेज लॉ बोलेंगे, क्या पावर लॉ बोलेंगे, या कुछ भी नहीं है। तो ये क्योंकि हम जानते हैं कि जो EMF होता है सर्किट के अंदर किसी क्लोज लूप के अंदर, वो उसके अंदर I और R का जितना भी हमारे रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन का योग होगा उसके बराबर होता है। तो ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, एक तरीके से ये वोल्टेज लॉ भी कहलाता है किरचॉफ का दूसरा नियम।
तो ये 11वां क्वेश्चन था। चलिए 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो 12 क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये है कि ए मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि किसी वायर को, ये वायर है और इसको खींच करके बड़ा कर दिया जाता है। इसने कहा है कि वायर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी nl लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। इफ़ r बी द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अगर इसका यहाँ पर r ओरिजिनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसी वायर को खींच के हमने बड़ा किया तो जो इसकी वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से यही लेंथ तो यही तो वायर है जिसको हम खींच के बड़ा किया, तो वॉल्यूम जो इसका है वो इसका है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा एक तरीके से पाई आर स्क्वायर एल, ये कैपिटल पाई आर स्क्वायर एल यहाँ पर होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा यहाँ पर, ये भी अगर इसकी हम पाई आर डैश स्क्वायर और एल डैश इसको कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा क्योंकि वो खींच गई हैं। तो अगर इसको हम दोनों को बराबर यहाँ से रख देते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो इसका आर वन डैश यानी कि आर डैश का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन में एल यहाँ से बन के ये आता है निकल के। तो यहाँ से जो एल है, एल डैश है वो वास्तव में एक तरीके से आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से जो ये है एक तरीके से एन एल इसको रखा जा सकता है, एल ये तो यहाँ से हो गया। तो जो आर होती है एक तरीके से आर डैश है वो अंडर रूट एन इंटू आर, तो ये इसके बराबर यहाँ से हो जाती है। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इसका देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए यहाँ पर हम देखेंगे। तो एल ये जब हम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये डी आंसर इसका निकल के आता है कि एन स्क्वायर टाइम्स वहाँ पर ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये इसका आंसर होगा डी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो क्या है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी, करंट। तो ये सही है इसके अंदर कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड वहाँ पर होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वहाँ पर होता है। यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। जो 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वोल्टमीटर रीडिंग ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। यहाँ पर जो दिया है इसके वोल्टमीटर की वैल्यू वो एक तरीके से जीरो यहाँ पर ये बताइए उसने। देन द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर, ये जो कैपिटल आर है, और जो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है इन दोनों सेल के, उनके बीच में संबंध को इसमें कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर तो कोई भी वोल्टेज एक तरीके से नहीं आ रहा है, तो हमें जो यहाँ पर देखना है कि मान लेते हैं कि इसकी वजह से करंट कुछ जाएगी और इसकी वजह से भी कुछ करंट यहाँ पर जा रही है, तो नेट करंट जो इसमें जा रही है वो आई है एक तरीके से, और नेट वोल्टेज जो है यहाँ पर ये ई प्लस ई है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी हम देखते हैं। तो जो टोटल यहाँ पर करंट है वो एक तरीके से जो ई प्लस ई, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल आर प्लस में आर वन और आर वन प्लस में आर टू यहाँ पर ये होगा एक तरीके से। तो ये हो गया यहाँ से 2E अपॉन में आर प्लस आर वन प्लस आर टू, ये हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर बात करें, इस वाले सर्किट के अंदर बात करें, जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वन, इसके लिए ये होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो V जीरो है तो E को लिख सकते हैं हम यहाँ से आई आर वन, और I की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। तो E इज इक्वल टू यहाँ से I की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये है 2E अपॉन में कैपिटल R प्लस आर वन प्लस में आर टू, और इनटू में यहाँ पर आर वन, ये आर वन होगा। E से ही कट जाएगा और ये इधर जाएगा यहाँ पर,
तो इसकी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे और हम हल करेंगे जब इसको, तो देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो ए आंसर निकल के आता है कि R इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2 यहाँ पर रिलेशन होगा। तो ऐसे इसको हल किया जा सकता है, तो ए इसका आंसर होगा। तो इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है, फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज द कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज ट्रू इफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज। हम जानते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट है वो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है और वहाँ पर जब जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आता है तब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S वहाँ पर होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, लेकिन डिफ्लेक्शन के गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम ये नहीं बल्कि जीरो होना चाहिए। तो ये आंसर इसका सही है। इसके बाद देखते हैं कि जो 16 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बाई मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर हमने पूछा है। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का हम वीडियो में डिस्कस कर चुके थे पहले में, कि जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है वो ये होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर। ये वाला सही इसके अंदर होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके बाद जो 17 क्वेश्चन यहाँ पर है उसको समझ लेते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF भी बोल देते हैं शॉर्ट में, तो उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी, न्यूटन होगी, एम्पियर होगी, नन होगा, क्या होगा? तो बेटा वोल्ट इसकी यहाँ पर यूनिट यहाँ पर होती है, क्योंकि EMF एक तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये वोल्टेज की ही यूनिट रखता है एक तरीके से। जो काम टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेल में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, तो वो ये है। 18 क्वेश्चन में क्या दिया है आइए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि EMF इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, या डी में दिया है कि बी और सी दोनों ही होंगे। तो एक तो ये वोल्टेज है और वोल्टेज हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और EMF जो होता है इसको हम एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो उसको हम कहीं कहीं एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? अगर जो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडल की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, वोल्ट मीटर अगर हम यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ये सेल है, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू एक तरीके से V इज इक्वल टू E माइनस IR यहाँ पर होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का जीरो हो जाए, वो तो आइडियल सेल के लिए होता है यहाँ पर, तो आइडियल केस में हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को EMF लिख सकते हैं। तो इसका मतलब B और C यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो D आंसर इसका होगा। तो इसको ऐसे हम आंसर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 19 है और इसके अंदर दिया गया, इफ सेल इज गेटिंग चार्ज देन द करेक्ट रिलेशन इज V इज इक्वल टू E माइनस IR होगा। देखिए सेल, जो सेल है वो चार्ज हो रही है, एक तो होती है डिस्चार्ज, एक होती है चार्ज। तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला ये होता है और चार्ज के लिए फॉर्मूला यहाँ पर प्लस आ जाता है, बस ये नहीं है, I² तो आता ही नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। अगर उसको हम चार्ज कर रहे हैं, ये वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा। ये तो एक तरीके से डिस्चार्ज अगर हो रही है कोई सेल तब है, ये चार्ज हो रही है तब है, क्योंकि गेटिंग चार्ज लिखा है यहाँ पर, सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो ये रिलेशन यहाँ पर होगा। बी आंसर इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि EMF डिपेंड्स ऑन, कि किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि EMF एक तरीके से सेल का होता है और सेल में क्या क्या होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, और उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर भरा होता है। तो ये इलेक्ट्रोड जो है इस पर भी डिपेंड करता है इसका जो EMF है, और जो ये सॉल्यूशन भरा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पे और इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं, तो A और B इसका दोनों होगा। तो ये C पार्ट इसका सही है, ये वाला। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा 21 क्वेश्चन है वो ये, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रेशो E1/E2, EMF दो सेल का EMF का उसका अनुपात है, और ये EMF ऑफ द सेल है, या A B C तीनों ही है। तो ये सबके सबकी एप्लीकेशन है, ये भी इससे ये भी तीनों ही से ज्ञात किए जा सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि हीट जनरेशन इन द वायर ड्यू टू करंट इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला हमें पहचानना है कि हीट जनरेशन का कौन सा होता है, ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सही जो रिलेशन यहाँ पर है वो ये है, I²RT यहाँ पर रिलेशन ही होता है। तो डी आंसर इसका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं 23 में क्या दिया है। 23 क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1 kWh इज इक्वल टू,
तो यहाँ पर जो है ये 1 किलोवाट आवर पावर है, तो ये कौन से के बराबर होगा, तो वो हमें पहचानना है। और इसमें देखते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 के इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो एक तरीके से ये वाला पहला इसका आंसर सही होगा। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं कि 24 इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 24 क्वेश्चन है कि देयर आर 2 फैंस ऑफ 80 वाट ईच इन ए हाउस। तो यहाँ पर दो फैन लगे हैं और एक फैन जो है वो 80 वाट का है, किसी घर में लगे हैं। ऑल रन फॉर 15 आवर, और उनको 15 घंटे के लिए चला दिया जाता है। प्रतिदिन में 15 घंटे के लिए चलते हैं दोनों पंखे। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई दैम इज, तो आप देखते हैं कि 15 घंटे चलाने में दोनों जो पंखे हैं वो कितनी एनर्जी खाएंगे, कितनी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम होगी, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो क्योंकि एनर्जी जो होती है वो किलोवाट आवर में हम देखते हैं, ये किलोवाट आवर एक तरीके से ये होती है, उसकी एनर्जी की यूनिट होती है ये वाली। तो किलोवाट आवर में इसको देख लेते हैं हम क्या होगा। तो 80 वाट का है एक तरीके से, यहाँ पर 80 वाट है, और कितने दिन के लिए चला गया है, उसको 15 घंटे के लिए चला गया है। कितने पंखे हैं, 2 पंखे हैं, तो इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होते यह 30 हो जाएगा। 80 इंटू में यहाँ पर 30 हो जाएगा, और यहाँ 8 के 24 हो जाएगा एक तरीके से, ये आ जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जो ये हुआ, ये यहाँ पर ये वाला जो इसका आंसर है ये वाला, ये सही होगा। 2.4 किलोवाट आवर इसका होगा, ये वाला इसका सही आंसर यहाँ पर है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 यहाँ पर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पर जो कुचालक एक तरीके से होता है पदार्थ, वो कौन सा है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेपर है। क्योंकि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर दोनों ही मेटल हैं और कंडक्टिंग की श्रेणी में आते हैं। पेपर कागज है, कागज इंसुलेटिंग मटेरियल की श्रेणी में आता है, तो इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को समझ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 100 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम। कोई कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है और जिसकी जो लेंथ है वो L इक्वल टू 100 मीटर दी हुई है इस तार की, और जो इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 21 ओम। इट्स डायमीटर इज 0.44 mm। जो इसका डायमीटर यहाँ से दिया हुआ है D, ये है, इट इज इक्वल टू 0.44 mm, या इसको 0.44 इंटू 10⁻³ मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डायमीटर आ गया, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस इसकी हाफ कर देंगे तो रेडियस आएगी। उसने कहा कि इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी है वो पूछिए। फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज R इक्वल टू L/A। जो हम इसमें इसकी लेंथ जो दी हुई है और एरिया, यहाँ से इसका πr² एरिया यहाँ से बन जाएगा πr², और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 21 ओम। जब इसको हम हल करेंगे और देखेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आता है वो ये इसका आंसर आएगा निकल के यहाँ से जो इसका आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो C निकल के आता है। 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर यहाँ से निकल के आएगा। इस साल करेंगे तो ये वाला आंसर इसका निकल के आता है, तो C इसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, और इसके अंदर जो दिया है वो ये है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज वोल्ट मीटर, रेहोस्टेट, वाट मीटर, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज नापता है, रेहोस्टेट रेजिस्टेंस नापता है, वाट मीटर एनर्जी नापता है, और गैल्वेनोमीटर नापता है करंट की मौजूदगी को बताता है गैल्वेनोमीटर। तो डी इसका आंसर सही होगा। तो 28 देख लेते हैं। लाइट बल्ब ड्रॉज 300 मिली एम्पियर। एक बल्ब है जिसके अंदर से 300 एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट इज़
240 वोल्ट। जब इसके अंदर से 240 वोल्ट हम लगाएं तो उसके अंदर करंट इतनी फ्लो होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज क्या होगा, सिंपल सा V इक्वल टू जो ओम का नियम है आई आर से हम निकलेंगे, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। यहाँ से V यहाँ से दिया हुआ है 240 और I कितना दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर, तो इसको 10 की पावर हम यहाँ से -3 भी कर सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि इसका 800 ओम यहाँ से निकल के आएगा। तो इसका सी आंसर सही होगा। 29 क्वेश्चन को हम समझते हैं, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर आयरन दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है और कार्बन दिया हुआ है। तो एक तरीके से हम देखें तो कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, आयरन तो नहीं है, कार्बन भी नहीं है, सिल्वर भी है, और इनमें दोनों से हम देखते हैं तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कॉपर। लेकिन बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो वो प्योर सिल्वर जो होता है हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर वहाँ पर होता है, सिल्वर। तो इसका बी आंसर सही होगा। आइडियल वोल्ट मीटर वुड हैव, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसके में क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, डबल द रेजिस्टेंस होता है, या कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो आइडियल होता है वोल्ट मीटर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस हुए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और देखेंगे कि आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट उसमें हो जाएंगे। और भी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटोस्टैटिक्स का चल रहा है और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत जल्दी है कि फिर से एक नया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा, तो तैयारी रखिए। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज इतने रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय।